प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले साइफर केस। वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने अपना बयान बदल लिया। केस कमजोर पड़ने का खदशा। मैजिस्ट्रेट के बरक्स केस की समाअत के दौरान वो क्या बयान था जिसका आजम खान ने जिक्र नहीं किया। इसके अलावा बात करेंगे सिंध का जवाब पंजाब में देने के लिए बिलावल का लाहौर में जलसा। नून लीग पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने भी जवाबी वार में सूबे में पानी न मिलने का ताना दे दिया। एहतजाज एहसन अचानक बिलावल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। क्या चौधरी सरवर बिलावल को लाहौर से जितवा सकते हैं? दूसरी जानिब नवाज शरीफ का मानसेरा में बड़ा पावर शो। वजीर आजम नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूं, नवाज शरीफ की तकरीर। केपी में 10 साल इक्तदार एंजॉय करने वालों पर तनकीदी निश्तर चला दिए। जीत के बाद बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन 2024। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 4 अरब 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। 99 करोड़ के सिर्फ सीसीटीवी कैमरे खरीदने की मंजूरी दी गई। पंजाब में कितने लाख फौजी पुलिस एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे? पंजाब काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुतादिद यूनिवर्सिटीज बंद। सिक्योरिटी इदारों के सर्च ऑपरेशन। तालिब इल्मों के इम्तहानात मुतासिर। स्कूल आए बच्चों को वापस घरों को भिजवा दिया गया। वजह क्या बनी? ये तमाम अहम टॉपिक्स हैं जिस पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एज अ गेस्ट आज प्रोसिक्यूटर FIA साइफर केस नहीं प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब ने। इज अ वेरी कॉम्पिटेंट एंड इफेक्टिव प्रोसिक्यूटर। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया और बहुत अहम रेलेवेंस बन रही है वक्त के लिहाज से जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। ये बताइए कि जो ये स्टेटमेंट, हालिया स्टेटमेंट आया है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब का, उन्होंने जो इससे पहले मैजिस्ट्रेट को बयान कलमबंद कराया था उसमें और ये जो अदालत में अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या फर्क है और आर दे सेम? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली बड़ी अजीब सी बात है और मैं ये बात सुन रहा हूँ कि जो वो स्टेटमेंट जो है वो पहले 164 की कोई और थी या 161 की और थी और आप कोर्ट के अंदर और दी है। देखिए, प्रोसिक्यूशन का काम जो सबसे पहले होता है वो ये होता है कि जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, क्या गवाह जो है जिस पर्पज के लिए उसकी स्टेटमेंट लिखी गई है 161 की, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है या नहीं। ये जो आजम खान साहब थे SPN साहब, उनका बेसिकली जो एविडेंस है वो है चेन ऑफ कस्टडी को कंप्लीट करते हुए साइफर का प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में जाना। इन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर ये एडमिट किया और ये स्टेटमेंट दी कि 9 मार्च 2022 को मैंने साइफर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया, जो उन्होंने रिटेन कर लिया। पहला हमारा ये था। दूसरी बात ये थी कि क्या ये साइफर वापस आया वहां से प्राइम मिनिस्टर से, वो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जब तक मैं वहां पे तैनात रहा ये साइफर वापस नहीं आया। तो अगर जो ये कहना कि भी साइफर जो है वो नहीं है, वो साबित हो जाता है इस बात का कि साइफर जो है वो रिटेन किए रखा। अब तीसरी बात यह कि मोटिव क्या था, वो SPN साहब ने, जो आजम खान साहब हैं, उन्होंने बाकायदा ये बताया कि साइफर को देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन क्या था और वो क्या चाहते थे। यही हमारा केस था, साबित करना मोटिव का कि ये बेसिकली रिटेन किए रखा अपने पॉलिटिकल जो मोटिव है उनको फुलफिल करने के लिए। तीसरी बात यह कि ये हमारा केस कभी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब रैली थी उस रैली के अंदर जो है वो पढ़कर सुनाया या उसको खोल कर देखा। ये तो हमारा केस ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि 161 की स्टेटमेंट और 164 की स्टेटमेंट इन लाइन है, जो कि कोर्ट में उसने 18 जनवरी 2024 को आजम खान ने अपना स्टेटमेंट दी। ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई फेवर या कोई किसी किस्म की ऐसी बात है जिससे प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर होगा। और दूसरा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये कि जो लोग इस पर तबसरा करते हैं वो पूरे केस को और पूरी एविडेंस को सामने नहीं रखते। तो हमने हर एक पीस ऑफ एविडेंस जो इकट्ठी की है उसको हम बारी बारी जो पेश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रोसिक्यूशन का केस जो है पूरी तरीके से साबित है, जो कि हमने चार्ज कोर्ट ने उनके खिलाफ फ्रेम किया।
अच्छा जुल्फिकार साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड नॉट से कि जो कस्टडी में साइफर गया और रैली में लहराए जाने वाले जब वो सफ़े की बात करते हैं तो इससे ये नहीं बात जाहिर होती कि उनके पास साइफर नहीं था। बट इस किस्म की ट्रिकी स्टेटमेंट चेंजिंग क्यों करेंगे आजम खान साहब? क्या उलझाने के लिए मजीद करेंगे या इससे तो एम्बिग्युइटीज पैदा हो रही है ना, जिस तरह के सवाल उठ गया कि क्या इसका केस पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये सिर्फ आपके मीडिया में जो है एम्बिग्युइटीज क्रिएट हो रही हैं और उसका मुझे नहीं पता कि क्या मोटिव है, वरना अदरवाइज जो है वो अगर जिन लोगों ने केस पढ़ा हुआ है और जिन लोगों को पता कि चार्ज क्या है, वो ये कभी नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसी तरह भी किसी को बेनिफिशियल होगी या उसको एक्सक्लूड करेगी फ्रॉम दी चार्ज। और हमने जो प्रोसिक्यूशन में कंसंट्रेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज को साबित करने के लिए करना है। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपकी बड़ी बिग रेपुटेशन है, इसलिए हमें आपसे रिक्वेस्ट की है ताकि जितनी यहाँ पे इस वक्त डिबेट हो रही है आपको एक प्रोफेशनल, एक प्रोसिक्यूटर समझा जाता है FIA के हवाले से। ये जो सारी कन्फ्यूजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहे हैं, दीगर ये लोग भी कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है और समझा है, जो पहला स्टेटमेंट आया था बड़ा कंप्रीहेंसिव था आजम खान साहब का, तो जिसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है खासे उन पे एलिगेशन लगाए थे, तो उसमें तकरीबन 8 के करीब थे। मतलब पहले में था कि साबिक वज़ीर आज़म ने या कि साइफर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अब वाला जो बयान है जो लास्ट वीक दिया उसमें इसका जिक्र नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त ये जनरल बाजवा को जो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। अब की दफ़ा जो बयान है इसमें उसका जिक्र भी नहीं है। और इसी तरीके से रूलिंग जो है इसमें, तो रूलिंग का भी कह रहे हैं कासिम सोरी साहब का। और सबसे अहम जो चीज़ है सारी इसमें, वो ये कह रहे हैं कि मेरा 161 और 164 पर बयान हल्फी कुरान पाक पे तो मेरा हलफ नहीं हुआ और दोबारा इसलिए उनको वहां पे हलफ दिलवाया गया। तो आप मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, तो आपने ये सारा जब ये उनका बयान रिकॉर्ड हो रहा था तो उनका बयान हल्फी इमरान खान साहब को नहीं दिलवाया गया था? नहीं, सॉरी, खान साहब को, आजम खान साहब को। अच्छा नहीं, बेसिकली शायद आपको मैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट सर, ना 161 की स्टेटमेंट ओथ होती है और ना ही 164 की स्टेटमेंट जी। अगर 164 की स्टेटमेंट ओथ पे हो तो उस टाइम मुल्जिम को हक हासिल होगा कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन देगा। दिस स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड एज ए विटनेस और उसने जो नरेशन ऑफ फैक्ट्स थे वो 161 और 164 में दिए होते हैं। 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तफ्तीशी और 164 मैजिस्ट्रेट करता है। अगर ये 164 से या 161 से नेगेट कर रहा होता तो हम हॉस्टाइल डिक्लेयर करते। हमने तो हमारे हिसाब से जो हमारा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल आना चाहिए था रिकॉर्ड पे वो आया, तो लिहाजा ये कहना कि 161 या 164 ओथ पे नहीं हुआ तो उसका नहीं। दूसरी बात ये कि ये पहली दफा, हालांकि मैंने वहां पे ये भी बात की थी कि ये प्रोसीजर नहीं है स्पेशल ओथ पे, क्योंकि आर्टिकल 163 जो कानून शहादत है वो क्रिमिनल साइड पर एक्सक्लूड करता है स्पेशल ओथ का। उसके बावजूद जैसा आपने कहा और हमने कहा ठीक है, और फिर आजम खान ने कुरान पे हाथ रख के सारी स्टेटमेंट की विच इज इन द सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। सर क्या वजह आप जो कह रहे हैं वो कासिम सूरी की स्टेटमेंट या वो, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द आवर केस। हमारा केस सिंपल सा ही है। मैं एक दफा फिर आपको रिपीट कर दूं कि साइफर आया, साइफर को कम्युनिकेट किया इन फ्रंट ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन और इसकी वजह से फॉरेन पावर्स को बेनिफिट हुआ। ये हमारे पास सारी एविडेंस मौजूद है कि आज सोहेल महमूद साहब की स्टेटमेंट हुई है। अगर आप पढ़ें तो ये दूसरा पोर्शन जो है उनकी स्टेटमेंट में सारा कंप्लीट होता है। अच्छा सर, ये क्या वजह है कि आप अपनी जगह पे मुतमिन लग रहे हैं, प्रोसिक्यूटर हैं साइफर केस के, वो PTI वाले हैं वो भी मुतमिन लग रहे हैं। सर आप भी मुतमिन हैं कि जनाब कि हमारा केस बिल्कुल स्ट्रांग हुआ आजम खान साहब के बयान से? PTI वाले कहते हैं नहीं जनाब, आजम खान साहब के बयान से खान साहब का स्टांस जो है वो पूरा है, बल्कि खान साहब तो उनको ये थपकी देकर गए हैं कि वेल डन मैन, कि आपने बड़ा अच्छा बिल्कुल कुरान पाक पे हलफ दे के बहुत आपने केस को खत्म कर दिया। सर आप तो दोनों पार्टीज खुश हैं। सर मैं वहां पे मौजूद था, ऐसी कोई बात तो नहीं थपकी वाली बात। अच्छा, लेकिन देखें प्रोसिक्यूशन ने जो केस होता है, अभी तक डिफेंस ने अपना केस आउट नहीं किया, ठीक है, डिफेंस ने अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की, तो हाउ दे आर हैप्पी विद दैट। ये 161 का बयान अगर एज इट इज पढ़े और उनसे क्या क्रॉस एग्जामिनेशन ना करें तो हम साबित कर देंगे कि इसके खिलाफ चार्ज जो है वो बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट साबित होता है। अच्छा सर, आप मतलब मुतमिन हैं कि आपका केस बिल्कुल ठीक उसमें जा रहा है और 110%। अच्छा, अभी आपने बात की सर के इसके खान साहब पे ये भी इल्ज़ाम है जिसका आप कह रहे थे, आपका सबूत भी हैं कि इन्होंने ये साइफर की वजह से हमारे बैरूनी कुव्वतें थी, मुल्क थे, तल्लुकात ख़राब हुए। फेयर इनफ,
ये जब वहां पे उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये जमानत का केस हुआ जिसपे इनकी शाहमुद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की जमानत हुई, तो अदालत में अतर मनीला साहब ने कहा जी क्या सबूत है दिखाएं, तो वहां तो कोई सबूत नहीं वो दिखा सके। ये जो ये प्रोसिक्यूशन है जिस पर उनकी जमानतें होंगी इस केस में। सर बड़े अदब से कहता हूँ सर, ये जनाब अतर मनीला साहब का आपने नोट पढ़ा है जो उन्होंने एक्स्ट्रा नोट लिखा, उसमें क्या सर पॉइंट्स है? देखें क्या उसकी रेलेवेंसी थी केस के साथ। मतलब वो उनका सिर्फ कमेंट था, आप कह रहे हैं इट हैज नथिंग टू डू विद द ओरिजिनल डिसीजन। बात ये देखें, और उस टाइम तक एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई भी थी, ठीक है। और ये इनका कहना कि जी वो फॉरेन पावर का स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इन ब्लैक एंड व्हाइट उस वक्त की नोटिस मौजूद है जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। तो सर इसमें ये जो आप बात कह रहे हैं, तो फिर जमानतें उनकी किस बुनियाद पर की गई हैं, खान साहब की और शाहमुद कुरैशी साहब की? एक मेरी बात है, जमानतों का होना टेंटेटिव असेसमेंट होती है, और दूसरी बात ये होती है कि जहाँ पे 2-3 पनिशमेंट्स हों, देखे ना 5(3)(a) की पनिशमेंट 14 ईयर्स है, 3(b) की जो है वो 2 ईयर्स है, C की इसका 2 ईयर्स है। अब जहाँ पे ये हो कि 2 पनिशमेंट्स हो तो कोर्ट जो बेनिफिट देता है एज ए मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी। आप उनका ऑर्डर पढ़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि केस झूठा है या केस खुदा न खास्ता में कमी है, पेशी है। उन्होंने कहा ये, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि 5(3)(b) का केस नहीं बनता, तो हम भी कहते हैं कि 5(3)(a) का केस है। अच्छा सर, आपके टोटल कितने विटनेस हैं और कितने अब तक हो चुके हैं? मेरा ख्याल है अभी 3 आपके भुगते हैं सर, आजम खान साहब हैं 4। नहीं, अब तो तकरीबन 19 गवाह हो चुके हैं जिनके एग्जामिनेशन इन चीफ हुए हैं। अच्छा, ये उन पे जरा हुई है इमरान खान साहब जो जरा होनी है, उन पे अब जरा इकट्ठी होनी है, क्योंकि इन लोगों का कहना ये था कि पहले आप बयान रिकॉर्ड कर लें उसके बाद हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। तो कल इंशाल्लाह 4-5 और हो जाएंगे, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 25 गवाह हमने पेश करना। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने अब तक किसी पे जरा नहीं की, आजम खान साहब पे जरा भी होनी बाकी है? सब पे जरा होनी बाकी है। अच्छा, आप कितनी इसके लिए मतलब प्रोसिक्यूशन कितनी आप इस पे सजा मांग रहे हैं? कोई आपने कोई अदालत का कोई प्रे जो है वो प्रे क्या है आपकी, व्हाट शुड बी डन? हमारा देखें, अगर चार्ज हम इस पोजीशन में आते हैं कि 5(3)(a) प्रूव होता है तो उसकी सजा मौत भी हो सकती है और 14 साल भी हो सकती है। और अगर 3(b) का केस है तो वो 2 साल का हो सकता है, और 3(c) का केस है वो भी उसकी 2 साल पनिशमेंट। तो इस टाइम प्रोसिक्यूशन पूरी तरह कॉन्फिडेंट है इस बात की कि इट इज अ केस ऑफ सेक्शन 5(3)(a)। नहीं तो आप उससे उनसे क्या सजा मांग रहे हैं? आप डेथ पेनल्टी मांग रहे हैं, उम्र कैद, या 2-3 साल मांग रहे हैं? लेकिन पनिशमेंट तो देखें, जब 5(3)(a) का चार्ज प्रूव होगा तो इट इज ऑल अप टू द जज कि वो क्या देता है। देखा तो जाएगा कि उसके अंदर पनिशमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से कोर्ट ने देना है। हमने तो साबित करना सिर्फ चार्ज। नहीं, वो आपसे भी तो बाज़ बार पूछते होते हैं ना कि प्रोसिक्यूशन कितनी सजा नहीं, हमसे ये पूछा जाता है, बल्कि हमने साबित करना होता है कि जो चार्जेस लगे हुए हैं वो सेक्शन ऑफ लॉ के हैं जिसके तहत पनिशमेंट दी है, क्योंकि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कितनी पनिशमेंट देते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा का भी बयान आया आज, जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब, वो क्या कह रहा है? उन्होंने बिल्कुल प्रोसिक्यूशन की सपोर्ट की है। अच्छा। और सुहेल महमूद साहब ने पूरा सारा बताया प्रोसेस क्या हुआ, किस तरह ये मामला हुए, किस तरह उसके इम्पोर्टेंस उसकी बताई साइफर की, उसका जो उन्होंने ये भी बल्कि बताया कि एक दफा कैबिनेट में जो है वो डिक्लासिफिकेशन के लिए कहा गया, तो जिस पर फॉरेन सेक्रेटरी ने भी, वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी सबने कहा कि ये अगर डिक्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो ये ऑफिसर सीक्रेट एक्ट का ऑफेंस है। आज तक कोई साइफर डिक्लासिफाई नहीं हुआ। अच्छा, इस केस को वेरी गुड स्टेटमेंट। अच्छा, इस केस को कब तक कंक्लूड होता देख रहे हैं आप? लेकिन ये हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पहले भी 1-2 दफा टेक्निकल बातों पे ये डिनोवो हो गया। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी ख्वाहिश है कि एज सुन एज पॉसिबल हो, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सारी एविडेंस जो है वो पेश इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, उसके बाद फैसला। अच्छा, एक सिर्फ ये भी बताएगा जुल्फिकार साहब कि हाई कोर्ट में जिस तरह से पीटीआई ने जेल ट्रायल को साइफर केस में चैलेंज किया हुआ है, तो अगर कोई डिसीजन आता है इस केस में इमरान खान के फेवर में हाई कोर्ट में, तो इसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर इस केस की कानूनी हैसियत क्या होगी? नहीं, ये इस तरह हुआ था कि पहले जेल ट्रायल का ऑर्डर हुआ था, उसमें थोड़ी सी जो टेक्निकल बातें रह गई थी, नोटिफिकेशन में टेक्निकल मिस्टेक थी,
उसकी बुनियाद पे डी नोवो हुआ और जज साहब ने उस आईसीए में ऑब्जर्व किया कि कंपेल नहीं किया गया ऐसा कोर्ट को वो कहाँ करें। जब सब्सिक्वेंटली ट्रायल हुआ तो उस ट्रायल के अंदर जो सारी फॉर्मेलिटीज थी, जो रिक्वायर्ड लॉ था अंडर सेक्शन 352 और हाईकोर्ट रूल्स के तहत, वो सारा फुलफिल हुआ है। तो वो मैं नहीं समझता कि किसी तौर पे भी कोई कहीं परेशानी है इस बात की। इन अकॉर्डिंग हाँ, लास्ट टाइम पे जो दोबारा डिनोवो ट्रायल हुआ वो सेक्शन 14 ऑफ दी ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की एप्लीकेशन और इन कैमरा ट्रायल के मुताबिक था। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, अगर ओपन ट्रायल है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस पे ये इमरान खान साहब के हवाले से आजम खान साहब का बयान था, इसमें ये इल्ज़ाम लगा कि शायद पहला जो स्टेटमेंट था आजम खान साहब का, जो ऑफ कोर्स एफआईए ने उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरा ख्याल आप ही इस मामले को देख रहे थे, शायद दबाव के नतीजे में दिया गया, लिहाजा बहुत सारे पॉइंट्स जो थे उन्होंने दबाव के तहत लिखे, जिनको रिफ्लेक्ट अब जो स्टेटमेंट है उनका अदालत में वो नहीं हुआ। तो ये बात ठीक है कि उन पे आजम खान साहब पे दबाव डाला गया था, उसके बाद उनसे बयान अल्फी लिया गया, अब जिसकी बहुत सारी बातें उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो जो कल भी उन्होंने इस 164 की स्टेटमेंट को एडमिट किया है, कल भी उन्होंने ये कहा है कि जी मेरा स्टेटमेंट 164 का मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया था, जिसके हर सिटी में मैंने दस्तखत किए हैं। ही नेवर सेड सो कि जी इट वाज अंडर फॉर्चून और प्रेशर। और फिर आज मैजिस्ट्रेट साहब एग्जामिन हुए हैं, एसी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी मैंने पहले भी उनको टाइम दिया, फिर घंटा दिया, फिर उनसे पूछा, फिर उन्होंने जब कहा कि मैं फ्री विल से बयान दे रहा हूँ तो तब बयान रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, जब इमरान खान साहब और आजम खान साहब आमने सामने हुए अदालत में, आप वहीं पे मौजूद थे, तो क्या उनके दरमियान की गुफ्तगू, कोई जेस्चर, कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स? ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा कोई नोट नहीं किया। स्टेटमेंट उन्होंने पूरी तरीके से दी है और जो कानून के मुताबिक है और जो हमारी प्रोसिक्यूशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्टेटमेंट पूरी सही थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो दूसरा गवाह आ गए, दूसरा गवाह कराने लगे, मैंने नहीं कोई देखा। अच्छा सर, ये लास्टली आज ये खबरें आई हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं साबिक इमरान खान साहब, उनके सुपरिटेंडेंट जेल से उनकी तलखी हो गई है कि उनको मीडिया से वो बात नहीं करने दे रहे थे। तो खान साहब ने कहा मुझे अदालत ने अलाउ किया हुआ है, तो उन्होंने कहा जनाब कि मुझे जज के आर्डर दिखाएं। तो ये क्या ये वाकया हुआ है सर कि उनको इमरान खान साहब? वैसे जब तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड, असल में मैं आपको एक बताऊं साहब सर, कि जानबूझ के वहां पे ऐसा सिस्टम, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि मीडिया वाले कोई ना कोई बात खबर ले। आज भी रिजवान अब्बासी साहब और हम जो है वो इंसीव करा रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बगैर किसी वजह के जो है लाउडली बोलना शुरू कर दिया। देखें, प्रोसिक्यूशन का काम होता है, प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि वो रेगुलेट करे अपने गवाह को स्टेटमेंट के मुताबिक। ये मैं अगर वो ये बात पूछ रहे और आप चीखो पुकार शुरू कर दें तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि मीडिया सुने। अच्छा, लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता ना मेरे सामने जी, लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है इनकी रिजवान अब्बासी साहब के शाह महमूद कुरैशी साहब की बहुत बड़ा शॉटिंग मैच हुआ था, मेरा ख्याल लास्ट मंथ की बात है। नहीं सर, वो हमेशा जानबूझ के करते हैं। आप कभी आगे खुद देखें, आप खुद आगे देखें, आप कोर्ट में बैठ के देखें, बगैर वजह के करते हैं। अब वो इतना लाउड करते हैं क्योंकि पहले बैठे होते थे मीडिया वाले बैक साइड पे, फिर इन्होंने जैसा रिक्वेस्ट करते इनको फ्रंट पे लेकर आए ताकि उनकी जो आवाज और शाउटिंग है कन्वे और वो खबर जो है बने इस बात की वहां पे कोई हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है। स्टेटमेंट हमने अकॉर्डिंगली रेगुलेट करके लिखाई है आज भी सोहेल महमूद साहब की, और उसके बाद जो हम तो मैं साहब तो वापस आ गए थे। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ अभी डोंट नो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब, आपने हमें इतना सारा वक्त दिया और इस मामले पर हमें एनलाइटन किया। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, क्लासेस साहब से उसके ऊपर बात करेंगे, अलॉन्ग विद लॉट ऑफ पॉलिटिकल स्टोरीज जो कि हमारे पास लाइन अप हुई हुई है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। बिलावल हैं, इत्तेज़ार एहसन साहब हैं, चौधरी सरवर साहब हैं, दूसरी तरफ ये जो इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे थे कि जेल में मामलात होते रहे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लासेस आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये जो कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी, पंजाब कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? हाँ, एक बड़े खर्चे शर्चे तैयार, बड़े बड़े अच्छे खासे ये मौके होते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए। मौके 2-4 बड़े अच्छे मौके थे। फ्लड आ जाए, ओ हो फिर तो नोटों की बोरियां खुल जाती है ना। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के मजे होते हैं जिसका तो हिसाब किताब ही नहीं होता। लंगर खोलो तो देखें पकाओ, तो अब टेंट लो, तो अब उसके बाद उसके बंद बनाओ, सिविल वर्क करो, मतलब मट्टी उठा के डालो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। सो वो बड़े मजे होते हैं। एक फ्लड, एक इलेक्शन।
तो अभी हम आपको इलेक्शन का 2 दिन पहले की मैं खबर बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा लंबी नहीं है और विद आपको डॉक्यूमेंट्स के हम आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 19 तारीख को कैबिनेट का इजलास हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने कैबिनेट का इजलास किया, जिसमें एजेंडे पे था कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो जनरल इलेक्शन पंजाब में, इसके लिए उन्होंने बैठ के इसको रिव्यू किया, इसको ब्रीफ किया। वहाँ पे इनके होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इनको ब्रीफ किया और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक नोटिफिकेशन 15/12/2023 का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा है, अब यहाँ से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप जो है ना CCTV कैमरेज जो है ना ये लगाएं जहाँ पे ये सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, तो वहाँ पर लगाएं। और ओवरऑल आपके जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी आपके अरेंजमेंट्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर और पीसफुल होने चाहिए। सो ये उन्होंने दी। इसके बाद उन्होंने दिया ब्रेकअप। उन्होंने कहा जनाब कि ऑलरेडी हम 3 बिलियन रुपीस तो एलोकेट कर चुके हैं, टोटल जो उनको चाहिए थे इसका जो बजट बना है वो 4.1 बिलियन रुपीस का बना है एक दिन के लिए जो खर्चा होना है इस पे इलेक्शन पे। इसमें मजे की चीज़ जो है कि टोटल 4 अरब रुपए तकरीबन बनते हैं, उसमें 1 बिलियन ऑलमोस्ट जो है CCTV कैमरों का है। वाह, देखे ना कि एक दिन के लिए आप CCTV कैमरे ले रहे हैं 1 बिलियन रुपीस का। और ये पैसा कि इनको जाएगा डिप्टी कमिश्नर्स को जाएगा, जो जिन्होंने इनको भेजे हुए हैं जी फलां हमारा पोलिंग स्टेशन जो है ना वो इस वक्त सेंसिटिव है। अब ये नहीं पता कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो, अब इसका उसमें जिक्र नहीं है इस स्टोरी में जो मैं ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, कि ये कहाँ से लेंगे इतनी कम मतलब टाइम है आपके पास, ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, आपने कोई ऑर्डर किए हुए हैं। क्योंकि हुकूमती रूल्स ये भी कहते हैं कि आपने इनसे ना कोटेशन लेनी होती हैं। अब ये प्रोसेस कोटेशन के चक्कर में तो बहुत सारा टाइम चला जाता है कि मुख्तलिफ लोगों से कंपनी से पूछते हैं कि हाँ जनाब आप क्या रेट देंगे, आप क्या रेट देंगे, जो आपके उनको पेपरा रूल्स भी जिनको कहते हैं लोएस्ट बिडर को फिर दिया जाता है। अब ये प्रोसेस अब शुरू होगा, अगर मुझे तो ये समझ आ रही है कि अप्रूवल अब हुई है तो प्रोसेस आज या कल से शुरू होगा। CCTV कैमरे, इनके कोटेशन भी आ गई। अब आप इस पे देखें इतना आपके पास कम टाइम होता है, मार्जिन आता है मोस्टली। मतलब है अभी 19 तारीख का फैसला है 2 दिन पहले का, आज 22 से कल ये 23 होने वाले, कितने दिन रहते हैं मेरा ख्याल है आपके 15-16 दिन में रहे। इन्हीं 15-16 दिनों में आपने 1 करोड़ रुपए की आपने परचेजिंग करनी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने। इतनी देर में तो घर के पर्दे नहीं आते, ये वो लेंगे। अच्छा जुमला है, वो लेंगे। अच्छा ये तो एक था। अब इसमें जी हम उन पर डाउट नहीं कर रहे, बड़े ईमानदार, हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी ईमानदार है, बड़े नेक लोग हैं, बड़े काबिल लोग बैठे हो, लिहाजा मैं ये समझता हूँ बड़े ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से इस कौम और मुल्क का पैसा जो है ना खर्च किया जाएगा। एक तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा, साथ में जो उन्होंने कहा कि गैर मुतवक्के, अब अगेन अनदर कैच कि उन्होंने कहा जनाब कि अचानक कोई खर्चा हो सकता है, मिसलीनियस। तो हम कहाँ से मंजूरियाँ लेते फिरेंगे, कहाँ से कैबिनेट ढूंढेंगे, कहाँ से हम इनको चीफ मिनिस्टर साहब को पकड़ेंगे, मोहसिन नकवी साहब को कि पैसे दें। तो 50 करोड़ रुपए उन्होंने उसके रख दिए हैं मिसलीनियस, कि कहीं से इधर उधर खर्चे हो गए, कुछ चाय पानी के सपोजली, कोई दौरा शरा तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कोई आपके जो भी मसले हैं उनको मिसलीनियस की। अब ये 2 मध्य बड़ी मजे किए जो मैंने कहा कि मिसलीनियस में भी 50 करोड़ रुपए का फंड है और मिसलीनियस आपको मिसलीनियस हो गया। इसके साथ जो एक और उन्होंने था वो जो कहते हैं कि पंजाब पुलिस जो है उन्होंने 1 अरब और 19 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा है कि हमें दें जो होगा। और वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन इस वक्त पंजाब पुलिस के आपके 2,22,000 आपको उनके वो चाहिए, पुलिस वाले चाहिए 2,22,000 आपको पंजाब में चाहिए। और जिनमें से अगेन वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये कोई 1,30,000 हैं और बाकी 92,000 जो है वो आर्मी और रेंजर्स होंगे। अच्छा, सो 1,30,000 जो है आपकी पंजाब पुलिस होगी, 92,000 वो कहते हैं आर्मी और रेंजर्स के इनके ट्रूप्स होंगे। और वो ये कहते हैं कि तकरीबन ये जो आर्मी के बनते हैं, ये पैसे बनते हैं वो 1.5 बिलियन रुपीस जो है ना उनको दिया जाएगा। मतलब इन दोनों मद्दों में मिला के कोई 1.5 बिलियन रुपीस जो है ना वो आपकी इसका ये जो ड्यूटी है ना इस पे लगेगा। और प्लस जैसे मैंने कहा मेन यही था कि 50 करोड़ रुपए मिसलीनियस है जिसका कोई पता नहीं है कि क्या खर्चा होगा, किसी लम्हे हो सकता है। प्लस 1 बिलियन रुपीस के CCTV कैमरे आपने अगले 15 दिनों में लेने, कहाँ से लेंगे, कोटेशन, पेपरा एंड कंपनी, अल्लाह बेहतर करे। ट्रासा बड़ी ये हैरान को डिटेल्स हैं और इस पर मजीद भी बात कर सकते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। स्पेशली अगर हम थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से बिलावल की कैंपेनिंग को देखें, एक जो हैरान कुन मंजर था वो एतजाज़ एहसन साहब थे उस जलसे में, और चौधरी सरवर साहब अचानक से शामिल हो गए। ये किस किस्म का कॉम्बिनेशन बना है? एतजाज़ एहसन साहब वाली बात तो मुझे थोड़ी हजम ही नहीं हो रही। मैं एतजाज़ एहसन साहब पे आता हूँ, पहले चौधरी सरवर साहब पे चले जाते। चौधरी सरवर साहब का बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, और मोस्टली जो हमारे अराई बिरादरी है ना वो इनको फॉलो करती है। और हमारे अराई भाइयों का, क्योंकि आपको पंजाब में यहाँ पे जट भी हैं, अराई भी हैं, राजपूत भी हैं, मलिक भी हैं, खान भी हैं,
तो उसके बाद बिरादरी पे भी बड़ा आपको क्लाउट होता है, वोट होता है, पार्टी का भी वोट होता है मान लिया, लेकिन बिरादरी अपने जो है मतलब वहाँ पे लाहौर में जो मेन दो बड़ी बिरादरी समझी जाती हैं जिनके इलेक्शंस किए जाते हैं, अराई बिरादरी है, कश्मीरी बिरादरी है, ये दो बड़ी बिरादरी हैं। इनमें से आपको पीपल्स पार्टी या नवाज लीग जब भी इलेक्शन लड़ते थे माजी में, तो टिकटें जो उसमें दी जाती थी तो इनको ये सामने रखा जाता था कि एक उम्मीदवार हमारा इसका अराई बिरादरी का होना चाहिए, एक हमारा कश्मीरी का होना चाहिए। इस तरह कम्बिनेशन बना के दोनों को करीब ला के इलेक्शन ये लड़ा जाता था। ये पार्टी यही कुछ करती रही है। अब बिलावल साहब का जो कैच है इसमें सरवर साहब वाला मेन जो चीज़ है वो इनको वहाँ पे अपनी बिरादरी का, अपने लोगों का वोट लेकर देंगे। ये जो आपको झंडे नजर आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, लोग हैरान हो रहे थे कि बिलावल ने बड़ा जलसा कर लिया, तकरीर भी बड़ी पैशनेट की है। मुझे कोई इसमें डाउट नहीं, होंगे मतलब पीपल्स पार्टी के जियाले भी अभी जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो भी होंगे, लेकिन मेन इसमें कंट्रीब्यूशन जो है ना वो चौधरी सरवर साहब का है, क्योंकि चौधरी सरवर साहब का वोट बैंक जो है वहाँ मौजूद है। अब जैसे हमाद अजहर साहब हैं, इनके वालिद साहब मियां अजहर साहब थे, अब ये बहुत बड़ा अराई ग्रुप है, ये वो है इसका इनका अराई ग्रुप है। मैं आपको उनकी वहाँ स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, इसी तरीके से लोग वहाँ पे डिवाइडेड हुए हैं। सो ये सारा उनके साथ अब क्या डील हुई है इन जरदारी साहब की, और ये आपको याद होगा चौधरी सरवर साहब की मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने कहा हम बिलावल को जितवाएंगे। और चौधरी मंजूर साहब को मैं देख रहा था कसूर से, जो मैंने थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात की। उन्होंने कहा जनाब ये वहाँ यहाँ पे वो बंदा बैठा है, एंड ही वाज रिफरिंग टू इनके चौधरी सरवर साहब, जिन्होंने जनाब के जब इस नवाज शरीफ साहब के साथ मिले तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, उनके आपको याद होगा गवर्नर बने थे। फिर उन्होंने कहा जनाब कि उनको छोड़ के इमरान खान साहब के साथ मिले तो इमरान खान साहब को उन्होंने वजीर आजम बनवा दिया, और अब कहते हैं वो बिलावल के साथ हैं तो बिलावल वजीर आजम बनेगा। तो मेरे जहन में लेकिन पिछले 2 वजीर आजमों का हाल बुरा हुआ था। मेरे जहन में और है, मेरे जहन में एक और चीज़ है, मैंने उनसे पूछना चाह रहा था बल्कि मंजूर साहब से कि अगर इतना बड़ा क्लाउट है, इतना कोई तवीज़ है उनके पास, कोई इतना बड़ा कोई मतलब करतब है, गीदड़ सिंह है चौधरी सरवर साहब के पास, तो खुद क्यों नहीं बन जाते भाई? भाई जो बंदा जो है वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवा सकता है, जो इमरान खान को बनवा सकता है, अब वो कह रहे हैं बिलावल को बनवा देगा, उसको तो अपनी मतलब अर्जी डालनी चाहिए कि भाई साहब मुझे भी बनाए। तो लेकिन उनके सपोर्टर ये कह सकते हैं कि हमारा जो शेर है ना चौधरी सरवर, वो किंग मेकर है, किंग मेकर है, एंड दे प्रेफर टू बी किंग मेकर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ किंग। बड़ी चीज होती है, ही इज अ बिग गन, मतलब किंग नहीं बनता, वो तो बादशाह बनवाते हैं, बादशाह को क्या जरूरत है, अगेन वो तो छोटी सी चीज है। सो ये जो उस वक्त उनका मैच पड़ा हुआ, चौधरी सरवर साहब ने इंतकाम लेना है इनसे नवाज शरीफ साहब से भी लेना है, इमरान खान साहब से भी लेना है, दोनों साइड से वो डसे हुए हैं, या वो पार्टियां समझती हैं कि चौधरी साहब ने हमें डसा था, जो भी ईमान में दादर। अब उनकी इज्जत भी इसी में लगी हुई है कि बिलावल के जरिए उन्होंने इंतकाम भी लेना है, उन्होंने उनको हरवाना है और बिलावल को जितवाना है कि जनाब के इमरान खान साहब का कैंडिडेट भी हरे, नवाज शरीफ साहब का भी हरे, हालांकि दोनों को ये गवर्नर भी रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत के उनके भी रहे हैं। अब वो इनसे उम्मीदें लगाकर बैठे कि सदर साहब जो हैं, और यकीन चौधरी सरवर साहब ने एक घाटे का सौदा नहीं किया होगा, सोच समझ के किया। ओहो, वो कच्चे पे पाँव तो रखते नहीं है। सही, आपका क्या ख्याल है जो वहां से उस ग्लासगो स्कॉटलैंड यार्ड से लार्ड बन बना के पाकिस्तान है सबको मतलब मिला मिलू के बगैर किसी क्लाउड के किसी वो कोई सीट जीते, वो गवर्नर भी लग गए, वो जनाब 2 दफा लग गए, तो आपका क्या ख्याल है वो कोई मतलब मामूली आदमी है? माशाल्लाह, इज अ बिग गन। सो ये एतजाज साहब, एतजाज हसन साहब, एतजाज साहब जो हैं इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी स्टोरी है, अजीब डेवलपमेंट। हमारे उसमें सराइकी में कहते होते हैं कि बाज लोग झूमरी ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब देते ये साइड पे भी झूमर मार लेते हैं, पुतरेते पे भी मार लेते हैं, मतलब लड़की वालों की ये बारात के साथ भी नाच लेते हैं, वो लड़के वालों के साथ भी नाच लेते हैं। सो इस तरह के झूमरी होते हैं दोनों साइड से, जिस साइड से वेल है जो मिल जाए। सो हैविंग सेड ऑल दिस, नो ऑफेंसेस, इट वाज जस्ट ए लाइट कमेंट। मुझे लंदन याद आ गया। हाँ। उस वक्त जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जना मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, दुबई में खुफिया मीटिंग्स हो रही थी और बड़ी उनके मामलात करीब पहुंच रहे थे, वो पावर में वो आया ही चाहते थे। तो उस वक्त एतजाज अहसन साहब जो नवाज शरीफ साहब के कैंप में खड़े थे, और जब ये गए थे लंदन गए थे, मैं वहीं पे था 2006-7, मैं 2007 की बात करूँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आमद से पहले। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इनसे कुछ दिन नहीं मिली थी, वो नाराज़ थी कि आप चौधरी ये इफ्तिखार साहब की यहाँ पे ये कैंपेन लीड कर रहे हैं मार्च को, जिसका फ़ायदा वो समझती थी नवाज शरीफ साहब और कंपनी को होगा कि वही फंड कर रहे हैं, उन्हीं के हामी, हमें उसका नुकसान है। वो समझती थी कि मुशर्रफ के साथ डील जो है वो हमारे फ़ायदे में, मुशर्रफ को भी ना हटाएं, आप उनको हटाएं।
तो नवाज शरीफ साहब वगैरह चाहते थे हटाया जाए, वकला की जो उस वक्त मूवमेंट चल रही थी उसको चौधरी एतजाज साहब उसको लीड कर रहे थे। सो बेनजीर भुट्टो साहब इनसे खफा थी कि आप हमारे पीपल्स पार्टी के होके आप नवाज लीग की सपोर्ट करते, तो बीबी इनसे कुछ दिन नहीं मिली थी, लेकिन नवाज शरीफ कैंप में इनको बड़ी इज्जत थी। ये मैंने खुद देखी हुई, मैंने वहाँ पे उसमें ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, ड्यूक स्ट्रीट में इनको जाना। ठीक है, ये बीबी जो थी वो रहमान मलिक साहब के उस वक्त वहाँ पे अजवे रोड पे उनके फ्लैट में मिलती थी, ठहरती थी। और ये जो है ड्यूक स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट थोड़े से उस पे थे, ये फासले पे थे। मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लासेस साहब, बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले एतजाज एहसन साहब के हवाले से। तो आप बता रहे थे कि जब बीबी के साथ उन्होंने इसी तरह का कुछ मामला किया था तो सब बीबी उनसे काफ़ी नाराज़ थी। बल्कि मुझे याद है, मैं था, अरशद शरीफ हमारा ये शहीद दोस्त ज़ियाउद्दीन साहब, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो रहमान मलिक के घर बेनजीर भुट्टो साहब ने उन्होंने की थी, और अपनी वापसी की उन्होंने वहाँ पे अपने प्लान वगैरह शेयर किए थे। ही वाज देयर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजवे रोड पर उनको रहमान मलिक साहब का फ्लाइट था। तो ये सवाल हम में से किसी ने किया था, पता नहीं मैंने किया या अरशद ने या ज़िया साहब ने किया, तो बीबी ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया था, जो बाद में जरदारी साहब भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि हमारी एक डेमोक्रेटिक एक पार्टी है, पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ हम ख्याल आते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाते, वो छोड़कर चले जाते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ये मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में ये जमहूरियत है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक है, एतजाज साहब का ये कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो नहीं हमारे साथ कंफर्टेबल फील करते तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं। बीबी ने कोई ऑल आउट उनको वो नहीं कहा था। सो उनके जवाब शो करता था कि वो उनसे खुश नहीं है एतजाज साहब से। अच्छा, जब वो सारी चीज़ें हो गई, जनाब मुशर्रफ वाल 2008 का इलेक्शन वगैरह आ गए, सारी चीज़ें हुई, हमने देखी, तो नवाज शरीफ साहब इनसे इतने खुश थे कि उन्होंने लाहौर में इनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था ताकि एमएनए का इलेक्शन जीते। इनमें ये इलेक्शन को उन्होंने इनको एक दफ़ा जितवाया उनको, तो वो उन्होंने इनको फेवर भी की, इनको एतजाज साहब को। फिर एतजाज साहब और जरदारी साहब बड़े करीब आ गए जब ये चल रहा था यहाँ पे इसका मेरा ख्याल है मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था, ये आसिफ अली जरदारी साहब पे जनीवा वाला जो लेटर लिखना था। मेरा ख्याल अब मुझे इसमें नहीं है कि 2008 था या 2013 वाला इलेक्शन था जिसमें उन्होंने एतजाज साहब को उन्होंने सपोर्ट दी थी, उन्होंने नवाज लीग ने। खैर, तो फिर जरदारी साहब के करीब आ गए, ये जाके इनको गिलानी साहब के वकील थे, जो गिलानी साहब को उन्होंने, और इनकी वहाँ से इनकी नाराज़गी शुरू हो गई थी इफ्तिखार चौधरी साहब से कि ये गिलानी साहब के वकील थे। फिर भी इफ्तिखार चौधरी साहब जिनको इन्होंने बहाल करवाया था, उन्होंने उनको रेस्टोर नहीं किया था, गिलानी साहब को कंफर्म कर दिया था उनकी डिसमिसल जो थी। तो उस पर ये हर्ट थे कि मैं इतना बड़ा केस लेकर आया, मैंने आप लोगों को ड्राइव किया, मैंने रेस्टोर कराया, सारा कुछ किया। सो इनके उसके जुडिशरी के साथ इख्तलाफात जो हैं थोड़े से बढ़ गए। फिर हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब के इतने बड़े करीब थे, तो सेनेट में एक दिन आसाद रफीक साहब ने इनके खिलाफ बड़ी धुआंधार तकरीर की, वहाँ पे इनका खासा, वहाँ से इनकी ना वो दुश्मनी शुरू हुई। तो इन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने साद रफीक साहब ने कहा कि ये एतजाज एहसन साहब जो हैं ये माफियाज के वकील हैं। उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए, कुछ बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन थे, इकबाल जैद अहमद का कहा, उसके बाद उन्होंने मलिक रियाज का कहा, और कुछ लोगों का कि बड़े बड़े माफियाज के वकील हैं। तो एतजाज साहब ने टांट किया था उनको साद रफीक साहब को। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं माफियाज का वकील हूँ, मैं नवाज शरीफ का भी वकील रहा हूँ। ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ साहब को जब जनाब मुशर्रफ साहब ने वो डिटेन किया था 12 अक्टूबर के बाद, तो उनका कोई वकील बनने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने अप्रोच किया था इनको, एतजाज एहसन साहब को, कि आप हमारे वकील बने। मरियम नवाज साहबा को, एतजाज साहब को मैंने यहाँ पिंडी एयरपोर्ट पे इकट्ठे देखा हुआ है, वो इसके लिए कोर्ट केसेस के लिए आ रहे थे, और फिर बीबी से इजाज़त ली थी एतजाज एहसन साहब ने। बीबी ने कहा ठीक है उनका केस लड़ने। सो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं उनका भी वकील था, ये माफियाज का भी वकील था, मैं नवाज शरीफ का भी वकील था। सो इनकी वहाँ से दुश्मनी पड़ी। अब एतजाज साहब हूँ, उस लतीफ़ खोसा साहब हूँ, बाबर अमान साहब हूँ, इनकी मजबूरी समझने की ज़रूरत है। वी हैव टू अप्रिशिएट देयर मतलब कंसर्न्स। मसलन पंजाब में पीपल्स पार्टी उड़ गई है कि जरदारी साहब की जो उस रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी, तो पंजाब से जाला भी उड़ गया था, पार्टी भी उड़ गई। उन्होंने कहा कि पंजाब आपका तो सिंध हमारा, आप उधर रूल करें, हम यहाँ पंजाब में रूल करेंगे 18वीं तरमीम के बाद, तो मज़े हमारे। अब ये ना एमएनए बन सकते हैं क्योंकि वोट बैंक नहीं है, आपने देख लिया ना, ये सेनेटर बनने की पोजीशन, इनको तो पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म है वहां पे। इनमें से बाबर अमान साहब सबसे ज्यादा सियाने निकले। उन्हें पता था कि पार्टी फारिग हो रही है पंजाब में, उन्होंने बहुत पहले इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लिया, उनके फिर उनके वजीर भी रहे, मुशीर भी रहे। उनके बाद लतीफ़ खोसा साहब को, और इनको समझिए एतजाज साहब को, भाई साहब हम किधर जाएं कि उन नवाज लीग में हम जा नहीं सकते, हमारा वहाँ पे रास्ता नहीं है, अपनी पीपल्स पार्टी के पास यहाँ सीटें नहीं है कि कल को हमें सेनेटर बनवाएं या हम एमएनए बने। तो अगर हमने पॉलिटिक्स में रहना है, रेलिवेंट रहना है,
और हमने कोई ओहदे लेने, किसी ने अटारनी बनना है, किसी ने कोई MNA बनना है। अब जैसे लतीफ़ खोसा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, या किसी ने कल को लॉ मिनिस्टर बनना है, तो भाई साहब हम तो इमरान खान साहब का कैंप हमारे पास बच गया। सो दीज वर द रीजंस जिन्होंने इनको ड्राइव किया, लतीफ़ खोसा साहब को, एतजाज साहब को, कि ये इमरान खान साहब के कैंप में जाएं। जैसे ये गए थे नवाज शरीफ साहब के कैंप में गए थे, उस वक्त पॉलिटिकल ये इंटरेस्ट थे, और जिसका फायदा हुआ एतजाज साहब को, ये वहां से इलेक्शन जीते लाहौर से, वहां से इनको सीट मिली बकायदा। और प्लस अभी भी वो जो इमरान खान साहब के कैंप में खड़े, अगेन पॉलिटिकल रीजनिंग है। सो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, नथिंग पर्सनल। बट एक पॉलिटिकल मूव अगर की तरह से देखें तो आपकी बात समझ में आती है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको इस तरह से देखिए, जिस कन्विक्शन और जिस फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट ये लोग प्लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस, और उस वक्त जब सिचुएशन बहुत खराब है, उस वक्त उस कैंप में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल फ्रंट लाइन पे नजर आ रहे हैं, लोगों के सामने क्या फेस लेकर जाएंगे? अचानक से अगर बिलावल के साथ जलसे में खड़े और ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मेरे से नहीं निकलती, मैं पीपल्स पार्टी से नहीं निकलता, वी आर फैमिली, और उधर जब बात कर रहे हैं तो पूरे बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो ये लोग क्या समझें? बेनजीर भुट्टो वाला बयान आप जहन में लाएं, जो उन्होंने कहा था कि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमें कोई मसला नहीं है, हमारी पार्टी के लोग अगर हमसे डिफर भी करते हैं, अगर वो नवाज शरीफ के बयानों को सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, हम उनको निकालेंगे नहीं। उन्होंने नहीं निकाला था एतजाज हसन को, उन्होंने कोई ना जरदारी साहब ने उनको निकाला, बल्कि इस्तेमाल किया था बाद में उन्होंने अगेन आपको याद, गिलानी साहब ने और उन जरदारी साहब ने इनको वहाँ पे भेजा था सुप्रीम कोर्ट में कि इनके तल्लुकात बड़े अच्छे हैं इनके साथ, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ शायद हमें बचा लेंगे, बचा सके या नहीं बचा सके दैट्स अनदर थिंग, लेकिन उनके जहन में तो यही था कि एतजाज साहब हमारे काम आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सो अभी भी ये इमरान खान साहब पे, ये इनके लतीफ़ खोसा साहब की या एतजाज साहब की एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। जैसे उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट की थी, अभी वो इमरान खान साहब पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो वो बिलावल पे भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने रखी है, और मेरा ख्याल बिलावल ने खुद उनको ये कहा होगा, मेरा ख्याल है कि आप आए जलसे में, ताकि हमारी लाहौर का जो जलसा है या लाहौर की सीट है, अगर बिलावल निकालने में कामयाब हो जाते हैं, इससे बड़ा अपसेट तो हो कोई नहीं सकता कि लाहौर वहां से वो PTI को और ये नवाज शरीफ साहब को हराते हैं। सो इट विल बी बिग न्यूज। इसलिए मेरा ख्याल है बिलावल जो है ना, सारी अपनी फोर्स इस वक्त भूले हुए हैं। बिलावल ने तारुल कादरी की कभी नाम दिया जनाब, उनका नाम भी है। सो इस वक्त बिलावल भूले हुए हैं कि कौन मेरा दुश्मन था, दोस्त था, जो वोट डलवा सकता है ना, वो साथ आके खड़ा हो जाए, कोई भी आ जाए। इंटरेस्टिंग। क्लास साहब, बस हमारे पास डिस्कशन हमारी इतनी जबरदस्त चल रही है कि मजीद भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।